आज भी इंडिया में सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 6 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, पर हमारी 140 करोड़ की आबादी का बहुत ही छोटा छोटा परसेंटेज है। पार्ट है, बिल्कुल। लोगों को डर लगता है, रिस्क लगता है, लोगों को हुँ। समझ में नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है लोगों के? सबसे नंबर 1 पे आज भी आता है तो गोल्ड है। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास लगभग 27,000 टन गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट में है। जेनजीज जो है आज के, हुँ, हुँ, वो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे नए नए ऑप्शंस ढूंढने लगे इन्वेस्टमेंट के, हुँ। जो एग्रेसिव रिटर्न्स भी देते हैं बट थोड़े से रिस्की भी है, और उसका एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, ठीक है। 100 के 1000 क्या 10,000 भी बनते हैं, हुँ, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ लेने हैं, तो आप वो ईटीएफ ले लेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 50 स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 में, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। हुँ। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ एक बहुत अच्छा मीडियम है नए इन्वेस्टर्स के लिए। सो कई एडवाइजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कर रहा है, हुँ। कोई इंसान सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई बैंक्स के बारे में बात कर रहा है बस खाली, कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है। होलिस्टिक व्यू आपके पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट में देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं 90,000 रुपये तो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, और बाकी के बचे 10,000 रुपये में शायद 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। हुँ। तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा होगा जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ड्राइव करेगा। हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूँ आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में अक्सर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि मार्केट में कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। देखिए, पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन पैसे को कहाँ निवेश किया जाए, ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। बड़ी चिंता हो जाती है लोगों के मन में कि कहाँ पर निवेश किया जाए जहाँ पर उनको तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर बातचीत करने वाले हैं, और ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। देखिए, मार्केट में इक्विटी हो गया, एफडी, आरडी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, ये तमाम ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। शायद मैं जितने गिनाऊं वो भी कम पड़ जाएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सवाल आ जाता है कि कौन आपको बेहतर रिटर्न देगा। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है रौनक अग्रवाल। चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं चॉइस कनेक्ट के। बहुत स्वागत रौनक इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आपका। थैंक यू संध्या जी। रौनक, सबसे पहला यही सवाल कि देखिए, इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन एक सही इन्वेस्टर को सही चॉइस कर पाना कितना मुश्किल हो पाता है, और अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच भी रहा है तो क्या क्या ऑप्शन उसके सामने मौजूद हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इन्वेस्टर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक जर्नी है, ये एक मैराथन है। हम्म। इट इज़ नॉट अ स्मॉल 100 मीटर रेस जो आपने आज कुछ किया और कल उसका रिटर्न मिल जाएगा, एक हफ्ते में उसका रिटर्न मिल जाएगा। सो इसको जर्नी की तरह देखना चाहिए हर इन्वेस्टर को। आज भी इंडिया में सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। ये 6 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, पर हमारी 140 करोड़ की आबादी का बहुत ही छोटा छोटा परसेंटेज है। पार्ट है, बिल्कुल। लोगों को डर लगता है, रिस्क लगता है, लोगों को हम्म। समझ में नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल है हम्म। लोगों के लिए। मतलब कोई अगर नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है, तो वो एक 1,000 रुपये की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकता है महीने की। जस्ट 1,000 रुपीज़ अ मंथ इज़ ऑल्सो इनफ, जो 15-20 साल में बढ़ के कंपाउंडिंग होके बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। जैसे कि आपने एसआईपी की तो यहाँ पे बात कर ही ली है रौनक, इक्विटी मार्केट की भी आपने बात की है कि लगभग 6 करोड़ लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारे ऑप्शन आज के बिल्कुल। वक्त में लोगों के पास हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से एज अ एक्सपर्ट आप किन किन को बेस्ट मान सकते हैं कि यहाँ पर आप दाव लगा लें? सो इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली बेस्ट डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। इन्वेस्टमेंट की ब्यूटी ये है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक करेक्ट। परफेक्ट संतुलन, एक हम्म। बैलेंस होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे। सो इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है लोगों के?
सबसे नंबर 1 पे आज भी आता है तो गोल्ड है। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास लगभग 27,000 टन गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट में है। देन रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें लोग सालों से इन्वेस्ट करते आए हैं। फिर लोग एफडी, आरडी इन सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो शायद इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाती, पर वो सेफ्टी देती है लोगों को। पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का मिक्स है ये काफ़ी चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, जो मिलेनियल्स, जेनजीज जो है आज के, वो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स ऐसे नए नए ऑप्शंस ढूंढने लगे इन्वेस्टमेंट के, जो एग्रेसिव रिटर्न्स भी देते हैं बट थोड़े से रिस्की भी है, और उसका एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं लोग। सो इस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में। देखिए रौनक, आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कई एक्सपर्ट भी होते हैं जो सलाह देते रहते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में ना, चाहे एक छोटा इन्वेस्टर हो या फिर बड़ा इन्वेस्टर हो जिसको नॉलेज भी हो, और फिर कोई सोच रहा है कि कोई बिगनर हो कि मुझे पैसा लगाना है, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं अपने 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका 200 नहीं, मुझे 1000% रिटर्न चाहिए। तो ये कश्मकश ना लोगों के माइंड में आ जाती है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो 100 रुपए के 1000 रुपए की आपने बात करी है ना, ये फिर इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम वाले ना, उन लोगों ने ज़्यादा फैलाई है। कुछ समय पहले जब उनका पीएनएल रिवील किया गया तो ये पता चला कि वो खुद लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। ठीक है, 100 के 1000 क्या 10,000 भी बनते हैं, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। इसीलिए काफ़ी सारे ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस है कि लोग अगर खुद स्टॉक पिकिंग नहीं कर पाते तो म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, जो मार्केट का बहुत अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपके बिहाफ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेबी ने कुछ टाइम पहले ये जो 100 के 1000 बनाने वाले जो लोग हैं जो ऐसे प्रोमिस करते थे, बिल्कुल। उनके अगेंस्ट में बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। सो हमको रियलिस्टिक रहना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है जो एक हफ्ते में 100 का 1000 करके दे देगी क्या। इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट्स दैट यू नीड टू मेक। बिल्कुल, मतलब जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, कि मतलब रातों रात अमीर बनना तो देखिए इम्पॉसिबल हो जाता है कई टर्म्स कंडीशन में। मैं ना आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई न्यू बिगिनर है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में अगर वो कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या चीज़ सेफ रह सकती है? इक्विटी मार्केट थोड़ा सा देखिए हाथ जलने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं, कि अक्सर हर कोई ये एडवाइस करता है। तो इसके अलावा और क्या-क्या ऑप्शन उसके पास मौजूद हो सकते हैं? सो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है ये संध्या जी। सो अगर कोई नया निवेशक आता है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई मिस कर जाता है वो है कि पहले आपको अपने इमरजेंसी फंड्स सिक्योर करने हैं, और साथ में आपके अगर कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड लोन्स, पहले आपको वो ख़त्म करने हैं। उसके बाद आप आइए इन्वेस्टमेंट पे। फिर इन्वेस्टमेंट में आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, आप ईटीएफ्स बाय कर सकते हो। अब ईटीएफ्स भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है जो पॉपुलर नहीं है ज़्यादा। आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ लेने हैं तो आप वो ईटीएफ ले लेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 50 स्टॉक जो है निफ्टी 50 में, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ एक बहुत अच्छा मीडियम है नए इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक नई कंपनी जो अभी अपनी लिस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर रही है, उसी के साथ इन्वेस्टर भी स्टार्ट कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, और उस कंपनी को ट्रैक कर सकता है कि वो कैसे ग्रो हो रही है, क्या उसका सक्सेस है, और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी कमेंट्री है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है जब वो जर्नी स्टार्ट करेगा तो। अच्छा, एज फैक्टर कितना मैटर करता है? मतलब अगर देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना कि पहले के लोगों का तो एक ही मोटिव होता था कि देखिए सरकारी स्कीम में पैसा लगा दीजिए, वो चलता रहेगा, कि जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब वहाँ से भी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के वक्त में जैसे आपने जेनजी की बात की कि कहीं ना कहीं इनके अलग प्रोस्पेक्टर होते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए एज फैक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का राइट टाइम आज है, अभी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान 24 साल की उम्र में
अपनी फिटनेस का ध्यान देना शुरू कर देता है, ठीक है, अच्छा खाता पीता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, तो वो ये लाइफ लॉन्ग करते रहेगा, ठीक है, वो 50 साल 60 साल 70 साल जब तक जिएगा तब तक वो करता रहेगा। अब यही कोई इंसान अगर 40 की एज में उसने 24 साल से तो अपना ध्यान नहीं रखा, ठीक है, बट 40 की एज में वो चाहता है कि अब मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, तो ऑफकोर्स वो देगा, वो उसके लिए राइट टाइम है करने के लिए। सेम इज विथ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 40 की एज में, आप 35 की एज में, आप 30 की एज में हो, आप जब भी हो, आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से स्टार्ट करनी चाहिए ये चीज़। हाँ, थोड़े डिफरेंसेस आते हैं रिटर्न्स में ऑफकोर्स, क्योंकि कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने ज़्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको मिलेंगे। बट ये कोई एज लिमिट नहीं होती कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए क्या। अगर आप 25 की एज में आप 5,000 की SIP स्टार्ट करोगे तो आपको शायद रिटायरमेंट तक वो 3-4 करोड़ रुपए बन जाएंगे, और वही आप 40 की एज में स्टार्ट करोगे तो वो 60-70 लाख रुपए बनेंगे। बट इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल। अच्छा, एफडी आरडी की अगर मैं बात करूं, जो जितनी भी सरकारी स्कीम्स हो गया, बॉन्ड हो गया, इनको आप कितना सेफ मानते हैं? सेफ तो चलिए मैं कहती हूँ कि ये हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कितना इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है? ट्रस्ट तो देखो बिल्कुल किया जा सकता है FDs और RDs पे, ये सालों से चलती आई हुई चीज़ें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है जो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कर सकते हैं हम, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लोग कर भी रहे हैं आज के टाइम पे। पर पॉइंट ये है, क्या ये इन्फ्लेशन भी बीट कर पा रहे हैं क्या? लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या FD और RD हमें इन्फ्लेशन बीट करके देते हैं क्या। बट हाँ, ये एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो में सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट टू अ लिमिटेड एक्सपोजर। लेकिन हाँ, इसी में एक चीज़, एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहती थी कि एफडी आरडीज मतलब क्यों पिट रहे हैं? जिस तरीके से इक्विटी का इतना क्रेज हो गया है, ETFs की आप बात कर रहे हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो एक मंत्र बन चुका है, एसआईपी जो क्रेज मार्केट में हम देख रहे हैं, लोग इस पर बढ़ चढ़कर बातचीत भी करते हैं, जानने की इच्छुक रखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, बहुत वगैरह वगैरह सवाल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि इनकी वजह से ये पिट चुके हैं अच्छे से? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज हमारे कंट्री में। अवेयरनेस और लोगों को समझाना, इन पॉपुलर ऑप्शंस के बारे में लोगों को बताना, ये बहुत ज़रूरी है। FD RD के बारे में ऑलरेडी इतने सालों से इतनी अवेयरनेस है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया में क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना अनफॉर्चुनेटली बहुत आसान है। हम्म। कैसे? हम्म। आपने एक सही टिप दे दी और आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए। हम्म। उसके बाद में कोई आपको देखता नहीं है, आपके बोलने पे लोग, आपके फ्रेंड्स फैमिली इन्वेस्ट करने चलेंगे, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। इंडिया में एक्चुअल जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, उनको आज भी उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही है धीरे धीरे, हम भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हम भी अपॉइंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी, वैसे वैसे जो नेक्स्ट जेन ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, वो पॉपुलर होते जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं अगर आप सही तरीके से उनको करें तो, और साथ ही में वो आपका बैलेंस मेंटेन रखते हैं पोर्टफोलियो में। हम्म। अच्छा, कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये एडवाइजर्स के लिए? एडवाइजर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है आज के टाइम पे कंट्री में, क्योंकि एडवाइजर्स को पावर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, सो कई एडवाइजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कर रहा है, कोई इंसान सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई बैंक्स के बारे में बात कर रहा है बस खाली, कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है। होलिस्टिक व्यू आपके पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट में देने वाले बहुत कम लोग हैं। सो ये बड़ा चैलेंज है एडवाइजर्स को भी कि उनको ऐसी कंपनी मिले जो उनको सारी सर्विसेज एक साथ में प्रोवाइड करे, ताकि वो आगे अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ समझा सके। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के लोगों को चाहिए कि अगर मेरा एडवाइज़र भी है तो भी मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे शायद एक ऐप चाहिए जिसमें मैं मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक करते रह सकूँ, रिपोर्ट्स ट्रैक करते रह सकूँ। वो चीज़ आज भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सॉरी हाँ, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए।
जिस तरीके से आपने ये तमाम डिटेल्स बताई फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेकर, मेरा सवाल ना एक ये चीज़ है कि मार्केट में देखिए अगर कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, अगर खास तौर पर उसे इक्विटी में आना है, देखिए जिनको नॉलेज है वो तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन न्यू बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है, तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि अभी आपको थोड़ा बचना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्टडी करके ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? स्टडी तो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ज़रूरी है, हुँ, बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ योर मनी, हार्ड अर्न मनी जो है हमारा, उसको हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो खुद की स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही में आपके ट्रस्टेड लोग जो आपको गाइड करें इस जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपको सही गाइडेंस देगा, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के जो एआई का ज़माना है, हुँ, इसकी वजह से एक तो क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है मार्केट में। आपके पास कोई लिंक आएगा, आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो आप 2 मिनट सोचोगे कि ये सच में सही है कि नहीं है, मुझे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हुँ, तो ऐसे केस में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अच्छे लोग जिनको आप जानते हो जो आपको गाइड कर सके, इन लोगों की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है। हुँ, सो जब उन्हें इन्वेस्ट करना है नए लोगों को, जेनजीज को, तो खुद स्टडी करनी चाहिए, साथ में एडवाइजर्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो डायरेक्टली अगर आपको एकदम सेफ करना है, आपको और कुछ नहीं करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो कर लो, आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे जो आपको सारी चीज़ गाइड करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, जहाँ पर ऑलरेडी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो लोग आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, बट म्यूचुअल फंड्स में भी इतने वेरिएशंस है कि आपको वो समझने के लिए भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। करेक्ट। हुँ। अच्छा, कई सारे लोग ना ऐसे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से बातचीत करके कि अरे यहाँ पैसा लगा लो, कुछ वीडियोस देखे कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी, वहाँ पे मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे व्यूअर्स को, ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइस करेंगे? सो ऐसे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हमारे रेगुलेटर्स ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, आप देखेंगे तो जो इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं संध्या जी, इस चीज़ के ऊपर हमारे रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की, कि आपको गलत इन्फ्लुएंस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स है जो, जिनके पास रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, हुँ, जो दिन भर रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए और रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, आप वो पढ़ के उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। हुँ, अगेन म्यूचुअल फंड के भी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल फंड्स को रेट करते हैं, हुँ, उनके ऊपर बताते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो आप सोच रहे हो वो कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग क्या है, हुँ, वो सारी चीज़ देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले। हुँ, आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले। किस चीज़ के लिए आप गोल करना, आपका जो गोल है इन्वेस्टमेंट का, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप शायद आपको 2 साल बाद कोई कार खरीदनी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आपको 10 साल बाद आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हुँ, तो आपका जब गोल क्लियर होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ, ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड कर सकता है अच्छे से, ना कि कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राम या ट्विटर वाला कोई बंदा जो बस ये बता रहा है कि 100 रुपए के 1000 रुपए बन जाएंगे आप ऐसा करते तो। हुँ। तो उनको अलर्ट रहना चाहिए अलर्ट और रहना अपने चाहिए, अलर्ट एडवाइज़र रहना से बहुत ही। ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपका पैसा ही है, उनका पैसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। रौनक, अगला सवाल ना मेरा ये है कि क्रिप्टो का भी हम क्रेज़ देख रहे हैं देखिए। हालाँकि रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? और जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? क्रिप्टो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है पिछले कई सालों से, बहुत पॉपुलर हुआ है ये यंगस्टर्स के बीच में और ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड में। मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ एक्चुअली। उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, हुँ, तो एक समय पे तो उसके इतने पैसे बन रहे थे कि उसने लाइफ में ये सोच लिया कि मुझे अब लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, ठीक है? और एक ही महीने में उसके साथ ऐसा हो गया कि मेरा तो घर-बार लुट गया पूरा का पूरा। वो ऐसी सिचुएशन में आ गया। तो क्रिप्टो जो है ना, ये इसी तरीके का एक कंप्लीट स्पेक्युलेटिव चीज़ है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज के टाइम पे इंडिया में तो ये अनरेगुलेटेड है। हुँ। सो अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा।
पहले अगर आपके बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर सॉर्टेड है, आपके इमरजेंसी फंड्स और आपके गोल्स के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं वो सब आपने कर लिया, तो अगर आपको बस एक लॉटरी टिकट की तरह इसको देखना है, आप आपके पोर्टफोलियो का 1% 2% अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना आप लॉस बेयर कर सको उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब न्यू बिगिनर को तो आप सलाह नहीं देना चाहेंगे कि देखिए अभी रुक जाओ, संभल जाओ और पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद इन्वेस्ट करो। हाँ, बिल्कुल, पहले आपको बाकी सब जगह पे दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं, उसमें से थोड़ा-सा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहिए, थोड़ा बिल्ड करना चाहिए अपना वेल्थ, और उसके बाद में आपको क्रिप्टो जैसे रिस्की ऑप्शंस पे आने चाहिए। अच्छा, स्टॉक पिकिंग की अगर मैं बात करूं तो कई सारे इन्वेस्टर्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक को पिक किया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, स्टॉक पिकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये हर कोई जानता भी है पर हर कोई समझ भी नहीं पाता इस चीज़ को, ऐसा है। सो स्टॉक पिकिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप जिस कंपनी को जानते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हो या यूज़ करते हो, उस तरीके की चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका फ्यूचर दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आशीर्वाद आटा जो है वो हम सब खाते हैं, हम आईटीसी के होटल्स देखते हैं, हम्म। लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ब्रांड पता है वो कौन से ब्रांड्स कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं। सो इस हिसाब से शायद आपको लग रहा है कि ये सब का कंजम्पशन मुझे दिख रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये चीज़, आईटीसी के होटल में इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो मैं शायद आईटीसी का स्टॉक पिक करूँगा। या फिर अगर लगता है कि ईवी का फ्यूचर, कई लोगों को समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कौन सी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ईवी पे फोकस कर रही है। रौनक, एक सवाल मेरा ये कि बहुत सारे लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा कहीं पे लगाते हैं, तो वो बहुत तरह की मिस्टेक कर जाते हैं जिससे कि उनका जो पैसा है, पूरी इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, वो सब डूब जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे और क्या क्या हिदायत उनको देंगे कि थोड़ा बचना चाहिए उनको इससे? तो मैं आपको बेसिक कुछ मिस्टेक्स है जो हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने भी किया है और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी किया होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला जो मिस्टेक होती है इन्वेस्टमेंट में वो होता है फोमो, ठीक है, अच्छा। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सबको ये फियर होता है कि इसने इन्वेस्ट कर लिया, इसने ये स्टॉक इतने पे लिया था, ये स्टॉक इतना, अब तो इतना बढ़ गया, हम्म। तो मुझे भी ले लेना चाहिए, और मैं शायद वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में वो चीज़ ले लेता हूँ विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी, मैं शायद उसको बाय कर लेता हूँ। इस तरीके की मिस्टेक हम करते हैं। फिर एक मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है जो हमारा कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं हम उसको। सो कैपिटल एलोकेशन प्रॉपर तरीके से ना करना, ये एक बड़ी मिस्टेक है जो इन्वेस्टर जनरली करते हैं। अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं 90,000 रुपये तो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, और बाकी के बचे 10,000 रुपये में शायद 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा होगा जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ड्राइव करेगा। बाकी जो 3 स्टॉक्स है वो, उनका कोई वेटेज ही नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। तो कैपिटल एलोकेशन जो है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा। हम इमोशंस में बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तब इमोशन में डिसीजन क्या होते हैं, अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो हम पैनिक में हम डर जाते हैं, और हम वो डर के इमोशन में हम स्टॉक्स बेच देते हैं हमारे, जिससे हमें लॉस हो जाता है शायद। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे ग्रीड के इमोशन में हम तब स्टॉक बाय कर लेते हैं जब वो शायद बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग स्टॉक्स में ये भी चीज़ नहीं समझते कि अगर स्टॉक 100 रुपये का है तो वो सस्ता है, और स्टॉक 1000 रुपये का है तो वो महंगा है, इस तरीके से लोग देखते हैं। बट जबकि ये ट्रू नहीं है। जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसका टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप 100 रुपये का स्टॉक ले रहे हो वो सस्ता है, और 1000 रुपये का स्टॉक ले रहे हो वो महंगा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है शायद 5000 रुपये का स्टॉक है, उसकी भी वैल्यूएशन इतनी कम है कि वो ज़्यादा सस्ता हो। तो वैल्यूएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन स्टॉक प्राइस को देखना। बिल्कुल, ये कई फैक्टर आपने बताए और मुझे लगता है कि इस वक्त जो इन्वेस्टर हमें देख रहे हैं ना, तो उनके बड़े काम की ये चीज़ें आने वाली है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में ना इस बार इक्विटी और कंपैरिजन किया जाए मेटल की, खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो देखिए बूम है। लगभग 50% रिटर्न मिलना और कहीं ना कहीं इक्विटी को बीट करना,
ये अपने आप में बड़ी बात है। और इन्वेस्टर जो है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ। तो ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर है? मतलब आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि इक्विटी बीट हो जाएगा? अ, देखिए, ये तो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हमने अभी तक बात करी, हमने स्टॉक्स की भी बात करी, हमने गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सबकी बात करी। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपका गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा चलेगा, कभी आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे, लार्ज कैप अच्छे चलेंगे, कभी शायद आपके मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छे चलेंगे, लार्ज कैप उतने अच्छे नहीं चलेंगे, कभी आईटी सेक्टर अच्छा चलेगा, कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, कभी ऑटोमोबाइल्स अच्छा करेगा, कभी एफएमसीजी अच्छा करेगा। सो इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट. That is why you need to be invested in multiple assets, okay, and you need to have a balance of all of that. That is how you will get the best return. आप अपने पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न लेके आ पाएंगे फिर। हम्म। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब दोनों में ट्राई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो जहां पर आपको लग रहा है कि बेस्ट रिटर्न आने की उम्मीद है वहां पर आप दाव लगा सकते हैं। अच्छा रौनक, एक सवाल मेरा ये म्यूचुअल फंड पर आते हैं। एसआईपी का क्रेज़ देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि अभी ये कितना सेफ इसे माना जा सकता है? एस आई पी ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बोलूँगा मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एस आई पी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस में नहीं मिलते। सबसे पहली चीज़, आप एस आई पी बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक नए इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करना है तो एस आई पी 500 रुपये, 1000 रुपये हर महीने से ही एस आई पी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, एस आई पी में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप ओवरऑल रेगुलर इंटरवल्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आप हर प्राइस लेवल पे आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करे जा रहे हो। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जब हम 15 ईयर्स 20 ईयर्स का होराइजन लेते हैं, तो जो ओवरऑल रिटर्न आता है वो ऊपर नीचे होके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं हमें। सो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी हम इन्वेस्ट करें, जब मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो डिसिप्लिन हमको मिलता है एसआईपी में, वो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं आगे चल के। फिर जो सी आई ओज होते हैं बड़े बड़े ए एम सीज के, दे आर सो एक्सपर्ट, दे आर सो वेल वर्स्ड। वो लोग मार्केट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एस आई पी ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एस आई पी का या म्यूचुअल फंड्स का। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने एक स्टॉक में डायरेक्ट आज इन्वेस्ट किया, वो 4 महीने 5 महीने में बढ़ गया, वो स्टॉक का प्राइस शायद 40-50% बढ़ गया, तो आप उसको बेच दोगे। ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो सीआईओ है, जो फंड मैनेजर है, वो लोग कॉल्स लेते हैं इसको कब इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनको उसकी रियल वैल्यू पता रहती है। तो उसमें शायद जो आपको 40-50% का रिटर्न देख के आप सेटिस्फाई होकर उसको बेच दिए, वो म्यूचुअल फंड शायद वैसा नहीं कर। म्यूचुअल फंड को पता है कि इसका रिटर्न तो 500% तक जा सकता है। सो दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके साथ साथ एक टैक्सेशन का भी बड़ा बेनिफिट होता है, जो लोग शायद नोटिस नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट लोगों को दिखता नहीं है। जब आपने 50% में उसको बुक कर लिया प्रॉफिट, तो आपका उसी टाइम पे उसको एक टैक्स ड्यू हो गया, जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। जब आप 20 साल बाद वो यूनिट्स बेचोगे, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। एंड उसका रेट जो है टैक्सेशन का, वो भी बहुत लोअर होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स जो आपने शॉर्ट टर्म में एग्जिट किया वो। अच्छा रौनक, एक मेरा सवाल और कि मतलब जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ना लॉन्ग टर्म को लेकर ही एडवाइस करते हैं। अच्छा, अगर किसी को पैसे से, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि आज के इस टॉपिक में पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, तो आप क्या मानते हैं कि पैसे से पैसा बनाना किस चीज़ में आसान है? शॉर्ट मिड स्टॉक में पैसा लगा के, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के पैसा बन सकता है? सो शॉर्ट मिड टर्म जो होता है, वो उसको आप इन्वेस्टमेंट बोल नहीं सकते, उसको आप मोरलेस ट्रेडिंग बोलेंगे। इट इज़ अ ट्रेडिंग दैट यू आर डूइंग। इन्वेस्टमेंट जब हम बोलते हैं तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म ही है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर की बात करो, जिनके हम एग्जांपल्स लेते हैं, वॉरेन बफे हो गए या राकेश झुनझुनवाला हो गए, बिल्कुल। हर किसी ने लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनाया है। सो वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है, स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाएंगे,
तो शायद आप गलती कर बैठेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप पेशेंस रखेंगे लॉन्ग टर्म का, तो आपके इन्वेस्टमेंट सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मार्केट हमेशा पेशेंस जो रखता है उसको रिवॉर्ड करता है। लेकिन हर किसी को तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना है ना, पैसे से पैसा बनाना है, करोड़पति बनना है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि लंबा इंतज़ार, 10-20 साल का इन्वेस्टमेंट, कई लोग इतने पेशेंस से नहीं हो पाते उनके अंदर। वो चाहते हैं कि हम थोड़े कम टाइम में बड़ा पैसा बना लें। कम टाइम में बड़ा पैसा बन सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सो ये एक बहुत ही रिस्की बेट है। इसके लिए ऑप्शंस, क्रिप्टो जो हमने डिस्कस किया वो है, स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें शायद ये चीज़ बन सकती है। कुछ इन्वेस्टर्स ने वर्ल्ड वाइड ऐसे कुछ स्टोरीज भी है। एक इन्वेस्टर था जापान का, हम्म। ठीक है, उसने कुछ 500% रिटर्न गेन किया था 2 दिन या 3 दिन के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट पे, एंड ही मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट उसको खुद को नहीं समझा कि वो कैसे हुआ। इट वाज जस्ट अ लकी ड्रॉ, उसके लिए निकला वो। सो इस तरीके की स्टोरीज है, लोगों ने बनाए भी है ऐसे पैसे, बट उसके चांसेस शायद 0.01 होंगे प्रोबेबली। तो लोग चाहे तो वो रिस्क ले सकते हैं, उसके साथ रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन लक भी साथ देना लक चाहिए। भी साथ देना चाहिए ऑफ कोर्स। बिल्कुल, बिल्कुल रौनक, आपने हमारे व्यूवर्स जितने भी हमें देख रहे हैं ना इस वक्त, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आपने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बताया आज के इस पॉडकास्ट में कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका जो पैसा है वो डबल बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने रौनक को सुना जिन्होंने बहुत सारी एडवाइस आपको दी है, और उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये लग रहा है कि कोई सवाल आपका रह चुका है, कोई मन में उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या-क्या चीज़ें जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, और फिर हम उसको लेके अलग से पॉडकास्ट कर सकें। फिलहाल नमस्ते।